Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair plus PIP summary of 9th of January 2021. So starting with the first news, GS पेपर वन से सबसे पहले न्यूज़ है. The news is last chance to clear stand on a same sex marriage for the center. दिल्ली हाई कोर्ट. ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ है, दिल्ली की जो हाई कोर्ट है उन्होंने ग्रांट किया है सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट को, ग्रांटेड टू द सेंटर एंड द दिल्ली गवर्नमेंट वन लास्ट चांस कि वो फाइल करे एक रिस्पॉन्स टू द पिटिशन. अभी किसके रिलेटेड वो पिटिशन है, फॉर सीकिंग द रिकॉग्नाइजेशन एंड रजिस्टर ऑफ अ सेम सेक्स मैरिज. वो सब जो आता है वो फैक्टर कंसिडर किया जाता है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, द स्पेशल मैरिज एक्ट एंड द फॉरेन मैरिज एक्ट. ठीक है, तो सेम सेक्स मैरिज रिलेटेड जो पिटिशन है, ठीक है, उस पर रिस्पॉन्स जो करना है, उसको उसका रिकॉग्नाइजेशन करना, उसका रजिस्टर करना, उसके लिए एक लास्ट चांस दिया गया है बाय द दिल्ली हाई कोर्ट. एंड कोर्ट जो है हैड was told that no reply has been filed in the cases by the authority despite assurance of the notice in October and November. अभी हम देखते हैं कुछ एक बैकग्राउंड क्या हुआ था. तो पिटिशन फाइल हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में. इट वाज रिलेटेड टू द मैरिज बिटवीन द जो सेम सेक्स कपल आर नॉट पॉसिबल डिस्पाइट जो सुप्रीम कोर्ट है डिक्रिमिनलाइज करता है कॉन्सेक्सुअल होमोसेक्सुअल एक्ट को. ठीक है, तो तब तक जो है डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट डिक्रिमिनलाइज द कॉन्सेक्सुअल होमोसेक्सुअल एक्ट, तब तक जो है सेम सेक्स मैरिज कपल, ठीक है, इट वाज नॉट पॉसिबल. इसके रिलेटेड एक पिटिशन फाइल हुई थी. तो पिटिशनर सॉर्ट डिक्लेरेशन टू रिकॉग्नाइज एक की जो एक सेम सेक्स मैरिजेस होता है अंडर द मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट एंड अ स्पेशल मैरिज एक्ट. ठीक है, तो दो उसके साथ साथ दो अदर जो है पिल्स भी आए थे. एक फाइल की गई थी बाय टू वुमेन्स सीकिंग टू गेट अ मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट एंड दे वर चैलेंजिंग द प्रोविजंस ऑफ द स्टेट कि वो एक्सटेंड करें टू द एक्सटेंड इट डज नॉट प्रोवाइड अ सेम सेक्स मैरिज. ठीक है, तो उन्होंने दो जो है वुमेंस ने इसके रिलेटेड पिटिशन फाइल की थी एंड एक जो अदर पिल थी. ठीक है, तो दो मेंस ने फाइल की थी हु गॉट मैरिड इन यूएस बट दे वर डिनाइड रजिस्ट्रेशन अंडर द फॉरेन मैरिज एक्ट. ठीक है, तो ये दो और जो एक्स्ट्रा पिटिशंस है या और दो एक्स्ट्रा पिल्स जो थे वो साइन हुए थे. अब हम देखते हैं लीगलिटी क्या है सेम सेक्स मैरिज के केस में इन इंडिया. तो सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पेनल कोड जो है उसके अकॉर्डिंग सेक्स और अ मैरिज विद अ पर्सन ऑफ अ सेम जेंडर वो एक पनिशेबल होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ. सितंबर 6 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ इंडिया उन्होंने डिक्रिमिनलाइज कर दिया सेक्शन 377 मेकिंग अ गे सेक्स लीगल. 2 जुलाई 2009 को नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, द दिल्ली हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था एक प्रोविजन टू बी द अनकॉन्स्टिट्यूशनल विद रिस्पेक्ट टू द सेम विद रिस्पेक्ट टू द सेक्स बिटवीन अ कंसेंटिंग अडल्ट. बट सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या किया, ओवरटर्न किया उनका जो रूलिंग उन्होंने इस टाइम पे दिया था ऑन 11th of December 2013. ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग अ लीगलिटी क्या है इंडिया में सेम सेक्स मैरिजेस की. ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है. तो नेक्स्ट न्यूज़ इज एससी टू हियर अपील अगेंस्ट कन्फेशन टू द प्रिस्ट. ठीक है, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को एग्री कर दिया हाँ टू कंसीडर आफ्टर 3 वीक एक पिटिशन फाइल हुई थी बाय द ग्रुप ऑफ अ वुमेन अगेंस्ट अ कंपल्सरी नेचर ऑफ अ सैक्रेड कन्फेशन टू द प्रीस्ट इन द क्रिश्चियनिटी. ठीक है, तो एक सैक्रेड कन्फेशन जो प्रीस्ट के पास किया जाता है इन क्रिश्चियनिटी रिलीजन, तो उसके रिलेटेड जो है ग्रुप ऑफ वुमेन ने उसके रिलेटेड एक पिटिशन उसके अगेंस्ट में फाइल की थी. ठीक है, तो कोर्ट विल एग्जामिन द इशू इन दिस पिटिशन एज दे केम विद इन द एम्बिट ऑफ क्वेश्चन ऑफ अ फेथ राइट्स ऑफ अ वुमेन एंड द इक्वालिटी. ठीक है, तो कोर्ट इज गोइंग टू एग्जामिन रिगार्डिंग द फ्यू बैकग्राउंड. तो ये जो 5 वुमेन्स है, ठीक है, 5 वुमेन दे हैव मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट जो एक कंपलसरी प्रैक्टिसेस होती है इन द चर्चेस. ठीक है, इन द चर्चेस रिलेटेड टू द sacramental confession in the certain churches in the Kerala एंड इन कंसेंट दैट ये कहीं ना कहीं वॉयलेट करता है. ठीक है, यहाँ पे जैसे मेंशन किया है कंपलसरी प्रैक्टिस है. ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है वो कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ अ रिलीजन जो आर्टिकल नंबर 25 में मेंशन है उसको वॉयलेट करता है. और पेटिशनर्स ने जो मेंबर्स है ऑफ द चर्च उन्होंने जो है उनके साइड को रखते हुए उन्होंने अलिग किया है कि ये जो प्रैक्टिस है was leading to the several problem जैसे कि sexual exploitation of a woman, blackmailing of a both men
एंड द वुमेन फॉलोवर्स। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड हो गया कि क्यों उन्होंने फाइल की थी, और ये कंपलसरी प्रैक्टिस के वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, दैट इज़ द फ्रीडम ऑफ अ रिलीजन, उसको वॉयलेट करता है। अब हम देखते हैं प्रिवेलेंट प्रैक्टिस के बारे में। तो अंडर द रिलीजियस प्रैक्टिस जो फॉलोड करती है बाय मलाकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च, इट्स मेंबर्स आर रिक्वायर्ड कि वो अंडरगो करे सैक्रामेंटल कन्फेशन बिफोर द प्रीस्ट टू रिलीव देमसेल्फ फ्रॉम ऑफ अ सीन। ठीक है, तो टू रिलीव देमसेल्फ ऑफ अ सीन, उनको जो है प्रिस्ट के पास जाके एक सैक्रामेंटल कन्फेशन जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रैक्टिस ए कंडीशन, इट इज़ अ कंडीशन प्रेसिडेंटल फॉर फुलफिलिंग द टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ बीइंग अ क्रिश्चियन, एंड वन हु डजंट डू। ठीक है, अगर किसी ने भी ये प्रैक्टिस नहीं की तो दे उनको क्या होता है, उनको डिनाई किया जाता है जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रॉम द चर्चेस। ठीक है, तो ये एक प्रेवलेंट प्रैक्टिस होगी जो परफॉर्म की जाती है। अर्लियर इंटरवेंशन अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी पहले उन्होंने अपहेल्ड की थी वैलिडिटी ऑफ 1934 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलाकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च टू गवर्न अ पैरिशेस अंडर द चर्चेस। ठीक है, तो अर्लियर टाइम उन्होंने एक बार इंटरवेन किया था। तो अभी ये पिटिशन आई है, तो अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देते हैं। GS1 पेपर से यहाँ पे और एक न्यूज़ है। द न्यूज़ इज़ द रिटर्न ऑफ अ बर्ड फ्लू। तो न्यू बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा के जो केसेस है वो कंफर्म हो गए हैं इन द रिसेंट गुजरात में, एंड इन एडिशन केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी ये डिसीज़ जो है ऑलरेडी हैज़ बीन कंफर्म। सेवरल जो स्टेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा जो डेट की संख्या है, ठीक है, वो दिखाई दे रही है ड्यू टू दिस बर्ड फ्लू। एंड अलॉन्ग विद दिस, इस इन्फेक्शन के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो बर्ड फ्लू या एविलियन इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, इसका जो नेम है यूज टू डिस्क्राइब द वायरल इन्फेक्शन जो रिपोर्ट किया जाता है मोस्टली इन द बर्ड, बट उनके पास पोटेंशियल होती है कि वो इफेक्ट कर सकते हैं वुमेन को, ठीक है, इंसानों को, एज वेल एज अदर एनिमल्स को। ठीक है, मोर देन डजन ऑफ जो बर्ड फ्लू है हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, इंक्लूडिंग 2 स्ट्रेन है उसके जो इम्पैक्ट करते हैं वुमेन्स को। अभी वो 2 स्ट्रेन कौन से है, H5N1 एंड H7H9। ठीक है, ये 2 इन्फेक्ट कर सकते हैं इंसानों को, एंड व्हेन ये जो बर्ड फ्लू होता है डज स्ट्राइक द ह्यूमन, उनको वो फिर उनकी जो जान ले देता है। ठीक है, एंड आउटब्रेक ऑफ दिस बर्ड फ्लू ऑकर इन अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड सम पार्ट ऑफ यूरोप में। फर्स्ट टाइम ये जो बर्ड फ्लू है, ठीक है, ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है वो रिपोर्ट किया था 1996 इन चाइना, पर्टिकुलरली गीज जो बर्ड्स है उसमें। एंड इन सैम्पल इन इंडिया अगर सैम्पल देखा जाए फ्रॉम द राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड केरला, जो टेस्ट पॉजिटिव आए हैं इन H5N9 स्ट्रेन ऑफ अ वायरस, एंड जो हिमाचल प्रदेश में सैम्पल कलेक्ट किया था वहाँ पे H5N1 वायरस का स्ट्रेन दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये हो गया किस तरीके से वो इन्फेक्शन इंसानों को कॉज करता है और कहाँ पे फर्स्ट टाइम वो रिपोर्ट किया था। ठीक है, अभी कॉजेज क्या होते हैं बर्ड फ्लू के, तो जो बर्ड फ्लू होता है ऑकर्स नेचुरली इन द वाइल्ड वाटर फ्लो, एंड वो जो है कैन स्प्रेड टू द डोमेस्टिक पोल्ट्रीज जैसे कि चिकन, टर्की, डक्स एंड गीज हो गए। ये जो डिसीजेस है वो ट्रांसमिट होता है वाया कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड बर्ड, ठीक है, उनके और द सिक्रेशन फ्रॉम देयर माउथ, आइज एंड नोज। अंडर कुक्ड जो पोल्ट्री होती है, मीट और एग्स अगर वो इन्फेक्ट हुए रहते हैं, ठीक है, देन दे कैन ट्रांसमिट अ बर्ड फ्लू। एंड ह्यूमन ट्रांसमिशन का अगर देखा जाए तो केस, तो H5N1 जो वायरस है दे कैन जम्प स्पीशीज एंड इन्फेक्ट द ह्यूमन फ्रॉम द इन्फेक्टेड बर्ड। इन केस ऑफ H5N1 इन्फेक्शन, ह्यूमन के केस में जो रिपोर्ट हुआ था हांगकांग में 1997 में, तब क्या हुआ था, व्हेन द पोल्ट्री फार्मर वर्कर, ठीक है, उन्होंने जब कैच किया था एक इन्फेक्टेड बर्ड को, उस टाइम पे उनको हुआ था। एंड इन द प्रेजेंट फॉर्म ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन जो है इंसान से इंसान तक इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है, बट ये जो ह्यूमन इन्फेक्शन है वॉज रिपोर्टेड ओनली अमॉन्ग द पीपल जो उस टाइप के इन्फेक्टेड बर्ड्स को हैंडल करते हैं। अब देखते हैं कि बर्ड फ्लू और उसका कंजप्शन ऑफ अ पोल्ट्री मीट्स एंड एग्स का केस अगर देखा जाए तो इन चांस ऑफ H5N1 वायरस जो इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम है इन केस ऑफ इंडिया एज कम्पेयर टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, मेनली जस्ट बिकॉज देर इज़ अ डिफरेंसेस इन अ क्लिनरी हैबिट्स। ठीक है, इसके वजह से इंडिया में जो केसेस है वो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम है। जो वायरस जो है द वायरस डेड इमिडिएटली जब वो एक्सपोज हो जाता है 70 डिग्री सेल्सियस को, एंड अनलाइकली इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बोथ मीट और एग्स जो है इन इंडिया आर ईटन वेल कुक्ड
विच सीन टू बी एक्सपोज टू अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वेल कुक हमारे यहाँ पे खाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से और ये जो वायरस है वो 70 डिग्री सेल्सियस तक ही मर जाता है। एंड दस देर इज अ चांस ऑफ ह्यूमन कॉन्ट्रैक्टिंग टू द वायरस फ्रॉम ईटिंग अ चिकन एंड एग्स इज अ एक्सट्रीमली रेयर। ओके हम जैसे बॉइल खाते हैं, ठीक है, एग्स वगैरह, एंड दस और अ मीट वी ऑल्सो कुकड इट वेरी वेल, एंड दस दिस इज अ रीज़न कि क्यों ज़्यादा जो एक्सट्रीमली रेयर केसेस दिखाई देते हैं इन केस ऑफ इंडिया। मूविंग टूअर्ड द नेक्स्ट न्यूज़, इंस्टीट्यूशन ऑफ इमेंस टू सेट अप अ कैंपस अब्रॉड, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी जो ग्रैंड कमीशन है यूजीसी हैज़ अमेंड इट रेगुलेशन एंड वो अलाउ कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इमेंस कि वो सेट करें उनका कैंपस जो है अब्रॉड में, जस्ट आफ्टर रिसीविंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। जब उनसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, देन दे कैन इस्टेब्लिश कैंपस इन अब्रॉड। ये जो अमेंडमेंट जो की गई है यूजीसी ने, यूनिवर्सल ग्रैंड कमीशन ने, ऑल्सो परमिट करती है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस को कि वो स्टार्ट करे ऑफ कैंपस सेंटर विद इन अ मैक्सिमम ऑफ अ 3 इन अ 5 ईयर एंड नॉट मोर देन अ 1 इन अ एकेडमिक ईयर, ठीक है। 3 इन अ 5 ईयर वो मैक्सिमम स्टार्ट कर सकते हैं ऑफ कैंपस सेंटर, बस एक एकेडमिक ईयर में एक बार ही होना चाहिए, ठीक है, नॉट मोर देन 1। अब हम देखते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस क्या होता है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस एक स्कीम है जो लॉन्च की गई थी इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट जो कमिटमेंट की ऑफ अ गवर्नमेंट टू एम्पावर द हाईली एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये एक स्कीम थी, एंड ये जो स्कीम थी फर्स्ट टाइम अनाउंस की गई थी 2006 का जो बजट स्पीच था इन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। दिस विल ऑल्सो इन्हांस द अफोर्डेबल एक्सेस टू द हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर द ऑर्डनरी इंडियंस। अभी इस स्कीम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर देखी जाए तो इसको लॉन्च किया था इन ऑर्डर टू एम्पावर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की एक वर्ल्ड की जो इंस्टीट्यूशन है उसको एक वर्ल्ड क्लास टीचिंग और एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाए। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कुछ दिए गए हैं स्कीम के। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एक्सीलेंस एंड इनोवेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये प्रोवाइड करेगा एक हाई एजुकेशन जो लीड करेगा टू द एक्सीलेंस एंड इनोवेशन इन सच ब्रांचेस ऑफ नॉलेज एज may be deemed to fit of a post graduate और द रिसर्च डिग्री लेवल। सेकेंड क्या है, सेकेंड उनका अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो वो है स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो वो एंगेज कर सकेगा इन अ एरिया ऑफ अ स्पेशलाइजेशन टू मेक अ डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द वेरियस ऑब्जेक्टिव जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम में होते हैं। नेक्स्ट एक ग्लोबल रेटिंग, ठीक है। इसका एम ऐसा भी है कि जो इंटरनेशनली ग्लोबल रेटिंग्स होती है उसमें भी इंडिया का जो रैंक रहे वो एक टॉप में रहे। एंड क्वालिटी टीचिंग एंड रिसर्च का अगर फील्ड देखा जाए तो इसमें क्या होता है, ये प्रोवाइड करेगा एक हाई क्वालिटी टीचिंग एंड रिसर्च फॉर एन एडवांसमेंट ऑफ अ नॉलेज एंड इट्स डिसमिनेशन, ठीक है। दिस आर द 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस स्कीम। अभी इंसेंटिव्स ऑफ दिस स्कीम क्या होते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन है विद दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस टैग, वो कहीं ना कहीं एक ग्रेटर ऑटोनॉमी उनको दी जाती है, एक फ्रीडम टू डिसाइड अ फीस एंड कोर्स ड्यूरेशन एंड अ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो आते हैं अंडर दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस टैग्स वो रिसीव करते हैं गवर्नमेंट का ग्रांट ऑफ 1000 करोड़, वाइल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो होती है विल नॉट गेट ए फंडिंग फ्रॉम दिस स्कीम, ठीक है। फंडिंग तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को नहीं मिलते पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को इंसेंटिव या उनको जो है फंड दिए जाते हैं। अभी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है दैट कैन इम्पार्ट हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन एंड वो कहीं ना कहीं जनरेट कर सकते हैं कटिंग एज रिसर्च एंड अट्रैक्ट द बेस्ट brightest across the global, can have a multiplier beneficial effect to the countries। एंड सो ये आइडिया जो है कहीं ना कहीं एक हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके जो है डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल रह सकती है। एंड दस वी सी दैट दिस स्कीम इज कंसिडर टू बी एन इम्पॉर्टेंट वन। GS3 से न्यूज़ है NCAVES इंडिया फोरम 2021, ठीक है। तो अब इसका फुल फॉर्म क्या है, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज इंडिया फोरम 2021। ये ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन थ्रू। इंडिया इज़ वन ऑफ द 5 कंट्रीज जो इस प्रोजेक्ट में पार्ट ले रही है। अगर कंट्रीज देखा जाए तो वो ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका और मैक्सिको है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर देखा जाए तो नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोजेक्ट जो है इसका मेन एम है कि वो मेन एम इज़ टू सीक द एडवांस द थ्योरी and practices of environment and ecosystem accounting the Brazil, China, India, Mexico and South Africa।
ये जो प्रोजेक्ट है वो जॉइंटली इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, सेक्रेटरी ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। इन सब के थ्रू ये जॉइंटली इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। इसका एम है कि वो असिस्ट करेगा इस जितने भी 5 जो पार्टिसिपेटिंग पार्टनर्स कंट्रीज हैं कि वो एडवांस करें उनका नॉलेज इन पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग इन अ पर्टिकुलरली इकोसिस्टम अकाउंटिंग के केस में। ये जो प्रोजेक्ट है उसका अगर ड्यूरेशन देखा जाए इट विल बी एंड ऑफ 2021। प्रोजेक्ट की फंडिंग जो है इट इज़ फंडेड बाय द यूरोपियन यूनियन थ्रू इट्स पार्टनरशिप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पार्टनरशिप इंस्ट्रूमेंट थ्रू जो है ये प्रोजेक्ट को फंडिंग प्रोवाइड की जाएंगी। ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए इस फोरम का, ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट करेगा टू प्रेजेंट इंडिया का जो अचीवमेंट्स है इन द डोमेन ऑफ अ नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग, टू प्रायोरिटाइज द इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़, टू फैमिलराइज द स्टेक होल्डर विद द वर्क जो अंडरटेक किए जा रहे हैं बाय द डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसी इन दिस नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग के फील्ड में। ये प्रोवाइड करेगा एक प्लेटफॉर्म फॉर टू सिलेक्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन टू प्रेजेंट देयर रिसर्च कंडक्ट इन द वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। दिस आर द फ्यू ऑब्जेक्टिव। अब ये जो 2021 का फोरम है उसके बारे में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, ये इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन थ्रू, ठीक है। ये कोलैबोरेशन किया जा रहा है विद द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज एंड अ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर थ्रू, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वर्चुअल मीट के फॉर्मेट में ही कंडक्ट किए जाने वाले। कुछ फोकस एरिया यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो ये फोरम जो है, ठीक है, ये एम है इसका कि वो बिल्ड करेंगे एक स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस अबाउट द डिफरेंस perspective to the environment and it will also show a way towards a realizing जो contribution दिखाई दे रहे हैं in the natural capital to achieve a better environment better tomorrow। सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए इस प्रोजेक्ट का तो ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन द प्रोजेक्ट वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा हमारे जो मिनिस्ट्री है ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टू कमेंस द कंपाइलेशन ऑफ इन्वायरमेंट अकाउंटिंग एज पर जो यूएन की जो बॉडी है, ठीक है, UNSEEA सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंट इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में। ये जो मिनिस्ट्री को हेल्प करेगा ऑल्सो कि वो रिलीज करे एक इन्वायरमेंट अकाउंटिंग इन द पब्लिकेशन ऑफ इनसैट इंडिया ऑन द एनुअल बेसिस सिंस 2018। Several of these accounts are being closely related to the social and economic attributes, making them a useful tool for the policy, ठीक है। दिस इज the reason is why कि ये प्रोग्राम को इतना सिग्निफिकेंस पाना है। चाइना होल्ड थर्ड साउथ एशियन मल्टीलैटरल मीटिंग, तो चाइना जो है उन्होंने हेल्ड की है थर्ड मल्टीलैटरल डायलॉग्स विद द कंट्रीज फ्रॉम अ साउथ एशिया। किसके लिए मीटिंग हेल्ड हुई है? मीटिंग इज हेल्ड जस्ट टू टेक फॉरवर्ड एक क्लोजर रिलेशन cooperation for fighting a COVID-19, ठीक है। It also stave to coordination their economic agenda reflecting a new approach of a Beijing outreaching in the area। की पॉइंट अगर देखा जाए जो मल्टीलैटरल डायलॉग्स हुए हैं, थर्ड डायलॉग जो हुए हैं, ठीक है, 3 डायलॉग हुए हैं एंड वर्चुअली कंडक्ट किया गया है एंड दे ब्रॉट एवरी कंट्री इन रीजन बेरिंग टू द इंडिया, भूटान एंड मालदीव्स। एम है ऐसा कि एक एंटी एपिडेमिक कॉपरेशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन कॉपरेशन, ठीक है, यही उसका एम है इस मीटिंग का। साउथ एशिया मल्टीलैटरल मीटिंग के बारे में अगर देखा जाए तो ऑल 3 डायलॉग्स जो हुए हैं दे हैव बीन अटेंड बाय द पाकिस्तान एंड नेपाल, ठीक है, इन दोनों ने भी अटेंड किए हैं। तो ये जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वॉज कन्वेड बाय चाइना इन जुलाई, जो अटेंड की गई थी पाकिस्तान, नेपाल एंड अफगानिस्तान थ्रू। सेकेंड मीटिंग जो हुई थी नवंबर में, ठीक है, वहाँ पे 5 मेंबर थे, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। एंड जो थर्ड मीटिंग हुई है वहाँ पे पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश है, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक्सटेंशन, तो एज जो जुलाई में कोऑर्डिनेटर डायलॉग जो हुए थे दैट इज बिटवीन द अफगानिस्तान, नेपाल एंड कोऑर्डिनेटर डायलॉग जो हुए थे अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के था, तब वहाँ पे प्रपोज किया गया था एक्सटेंशन किया जाएगा चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर का टू द अफगानिस्तान रीजन में, ठीक है। तो चाइना ने डिस्कस किया अबाउट टेकिंग फॉरवर्ड एन इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान विद नेपाल कॉल ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। चारों कंट्रीज जो है, ठीक है, दैट इज अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान एंड चाइना वे आर कनेक्टेड बाय द माउंटेन एंड द रिवर्स। एंड चाइना जो है ऑल्सो ऑफर किया उनको कि वो शेयर करेंगे चाइना के एक्सपर्टाइज एंड कैपेसिटी ऑन अ कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। तो इस तरीके का चाइना का एक ओवरऑल प्लान दिखाई दे रहा है जितने भी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके साथ उनका जो रिलेशन है अच्छा करने का।
एंड दस उसका जो इम्प्लीकेशन होगा इस मीटिंग का या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो वर्चुअल मीट है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करेंगी कॉपरेशन बिटवीन द फोर नेशंस इन द पैंडमिक रिस्पॉन्स एंड इकोनॉमिक रिकवरी। एंड फर्दर जो वर्चुअल मीटिंग है वो कहीं ना कहीं अपीयर कर रही है एज अ पार्ट ऑफ अ चाइना इन गोइंग देयर एंगेजमेंट इन दिस वेरियस रीजन इन वेक ऑफ अ कोविड और द ग्लोबल पैंडमिक। ठीक है, फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसको अनाउंस किया है दैट इट ये ऑफर करेगा एक फ्री आईडीएन दैट इज इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम इन एनी ऑफ देयर 12 ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, ये अवेलेबल रहेगा अलॉन्ग विद द एवरी आईएन दैट इज जो एक इंटरनेशनलाइज डोमेन जो रहेगा, ठीक है, बुक्ड बाय द रजिस्टर, ये ऑफर करेगा एक कि वो क्रिएट कर सकते हैं एक टू स्टिमुलेट द अडेप्शन ऑफ अ भारत दैट इज आईडीएन। ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल डोमेन नेम रहेगा एंड प्योरिफिकेशन ऑफ अ लोकल लैंग्वेज कंटेन। अब ये इंटरनेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या है, इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है सिंस 2003 कि वो स्प्रेड करे द इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे बस उनका यही है कि वो ऑफर करेंगे इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम और वो प्रेफर करेंगे द 12 फ्रॉम द 12 ऑफिशियल जो इंडियन लैंग्वेज, सॉरी 22 जो ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें से। ठीक है, बस यही इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेज न्यूज़ सेक्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।